गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। प्रियंका दिस साइड। यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में पिछले क्लास में हम नेशनल इमरजेंसी को डिस्कस कर रहे थे एंड लास्ट क्लास जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से शुरू करेंगे। हम आज डिस्कस करेंगे इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी और अदर डायमेंशंस इंक्लूडिंग कितनी बार इमरजेंसी लगी है, उसकी टाइमलाइन एंड ये सारी चीज़ें देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। जब इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी की बात करते हैं, इसको 3 हेड्स में हम पढ़ेंगे। पहला देखेंगे इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस, दूसरा देखेंगे इफेक्ट्स ऑन लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज, एंड थर्ड देखेंगे इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स। माइंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि तीनों ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है बट ये कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स इट इज़ अ मैटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स। सो इन पार्डन मी, इट्स 6 AM इन द मॉर्निंग और आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है। सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करें तो सेंटर स्टेट रिलेशंस के 3 हेड्स को देखेंगे हम। इफेक्ट ऑन सेंटर स्टेट्स लेजिस्लेटिव रिलेशंस, एग्जीक्यूटिव रिलेशंस एंड फाइनेंशियल रिलेशंस। सेंटर स्टेट रिलेशंस को जब हम डील करेंगे तो 3 हेड्स में देखेंगे। उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे जाएंगे, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन द लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, और फिर हम तीसरे टॉपिक पे जाएंगे कि नेशनल इमरजेंसी का फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट है। तो चलिए हम देखते हैं सेंटर स्टेट रिलेशंस का इफेक्ट। सबसे पहले शुरू करेंगे एग्जीक्यूटिव रिलेशन पे क्या इफेक्ट है नेशनल इमरजेंसी का। सो इफेक्ट ऑन एग्जीक्यूटिव रिलेशंस। सो याद रखिएगा कि नॉर्मल टाइम्स में सेंटर और स्टेट के एग्जीक्यूटिव पावर्स अलग है। सेंटर एक अलग बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशन ने, एंड स्टेट्स को, सेंटर और स्टेट्स को अलग अलग एस्टैब्लिश किया है, राइट। सो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ प्रोविजंस किए हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को डायरेक्शन दे सकती है, स्टेट्स को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है सम मैटर्स पे। वर्ड इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन दे सकती है कुछ मैटर्स पे, लेकिन जब आर्टिकल 352 लगता है यानी नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन होता है, इस सिचुएशन में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को डायरेक्शन देगी, लेकिन ऑन एनी मैटर। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल सिचुएशन में कुछ मैटर्स पे डायरेक्शन दे सकती है, और ये हमने पढ़ा था जब हम सेंटर स्टेट रिलेशंस पढ़ रहे थे। वहाँ पे एग्जीक्यूटिव रिलेशंस में हमने देखा था, कुछ सिचुएशंस देखा था, आर्टिकल 365 भी देखा था यहाँ पे, राइट। सो आप अगर अभी नहीं पढ़ा है तो आप जा करके पढ़ सकते हैं वहाँ पे। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 ऑपरेशन में होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को किसी भी मैटर पे डायरेक्शन दे सकती है। अब ये डायरेक्शन कैसा होता है? ये डायरेक्शन नॉर्मल नहीं होता है, ये डायरेक्शन एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन होता है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन माने क्या कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी एग्जीक्यूटिव पावर कैसे एक्सरसाइज करेगी, वो कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंटर बताएगी स्टेट्स को कि हाउ टू एक्सरसाइज, दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, हाउ टू एक्सरसाइज देयर एग्जीक्यूटिव पावर। यानी स्टेट्स के एग्जीक्यूटिव पावर को कैसे एक्सरसाइज करना है, ये कौन बताएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट बताएगी। ये नेशनल इमरजेंसी का सिनारियो है। नॉर्मल सिचुएशन में सबके, दोनों के अलग अलग एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, अपना अपना इंडिपेंडेंट है। कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन देती है और ये डायरेक्शन पेनल होता है ऑफ कोर्स, बट नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डायरेक्शन दे सकती है। सम कहाँ कन्वर्ट हो गया? एनी में। और सेंटर डायरेक्शन देगी स्टेट्स को किस मामले में? कि स्टेट्स के जो अपने पावर है उसको कैसे एक्सरसाइज करना है। यानी यहाँ से हमको क्या समझ में आता है कि स्टेट्स जो हैं
स्टेट्स जो हैं वो कंप्लीट कंट्रोल में चले जाते हैं सेंटर के। वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्टेट्स सेंटर के कंप्लीट कंट्रोल में चले जाते हैं। अब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लामेशन में होती है तो क्या स्टेट की एग्जीक्यूटिव, अब ध्यान रखिए पहले मैं आपको बता दूं, देखिए गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेज होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी को हटा दीजिए, हम यहाँ पे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर जो कानून बनाता है और एग्जीक्यूटिव उस कानून को इम्प्लीमेंट करता है, सिंपल। सो आपसे पूछा जाएगा कि जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन ऑपरेशन में है तो उस दौरान स्टेट गवर्नमेंट, जब स्टेट गवर्नमेंट की बात हो रही है यानी स्टेट एग्जीक्यूटिव की बात होती है, सो स्टेट एग्जीक्यूटिव क्या ये सस्पेंड हो जाती है या फिर फंक्शनल रहती है, आपसे ये पूछा जा सकता है। सो द आंसर इज कि नो, स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती है, स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनल होती है, लेकिन इनका अपना इंडिपेंडेंस नहीं होता। फंक्शनल है बट अंडर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द सेंटर, फंक्शनल बट कंप्लीट कंट्रोल ऑफ सेंटर, ठीक है। आप इससे समझ सकते हैं कि हमने कहा कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंटर गवर्नमेंट स्टेट्स को डायरेक्शन देगी कि आपको अपना एग्जीक्यूटिव पावर कैसे यूज़ करना है, एंड स्टेट्स उस हिसाब से काम करेंगे। तो अगर ये गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाएगी, स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाएगी, तो सेंटर किसको डायरेक्शन देगी? तो याद रखेंगे, ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी जब आर्टिकल 352 ऑपरेशन में होता है, स्टेट गवर्नमेंट फंक्शनल होती है, सस्पेंड नहीं होती है, लेकिन ये कंप्लीट कंट्रोल में होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के। सो ये हमारा नॉर्मल जो शिफ्ट है, नॉर्मल जो पैटर्न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वहाँ से एग्जीक्यूटिव रिलेशन में ये शिफ्ट देखने को मिलता है। नेशनल इमरजेंसी का ये इफेक्ट है, आप इसको याद रखेंगे। सो दूसरा डायमेंशन हम देखेंगे, इफेक्ट ऑन लेजिस्लेटिव रिलेशन। यानी जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लामेशन में है, जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लामेशन में है तो सेंटर्स और स्टेट के बीच में जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है वो कैसे चेंज होता है। अब याद ध्यान से देखिए कि नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्या है, 3 लिस्ट्स हैं 7th शेड्यूल के अंदर। कौन कौन से? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, जिसको लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 भी कहते हैं। यूनियन लिस्ट पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यूनियन लिस्ट पे पार्लियामेंट के पास एक्सक्लूसिव पावर है। स्टेट लिस्ट पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है, कब? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, हमने पढ़ लिया है। कंकरेंट लिस्ट में कंकरेंट पावर है, यानी सेंटर और स्टेट दोनों, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बना सकती है, लेकिन पार्लियामेंट का लॉ ओवरराइड करेगा जहां भी स्टेट लेजिस्लेचर के साथ कन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो ये नॉर्मल सिनारियो है, क्लियर है ये। हमने देखा कि नॉर्मल सिचुएशन में स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक्सक्लूसिव पावर है। 5 एबनॉर्मल सिचुएशंस हैं जहां पे पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर पे, स्टेट लिस्ट पे लॉ बना सकती है। ये नॉर्मल सिचुएशन की बात है, ठीक है। अब नेशनल इमरजेंसी आ गई है। अब नेशनल इमरजेंसी में क्या होगा, चेंजेस हम देखेंगे। सो व्हेन नेशनल इमरजेंसी इज इन ऑपरेशन, यानी आर्टिकल 352 का प्रोक्लामेशन है, प्रोक्लामेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी कॉन्स्टिट्यूशन कहती है। तो हमने देखा कि नॉर्मल सिचुएशन में सिर्फ 5 ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन सर्कमस्टांसेस हैं, और ये 5 एक्स्ट्रा जहाँ पे पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट में लॉ बना सकती है, और ये भी मेंशन्ड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है, राइट। लेकिन जब नेशनल इमरजेंसी आती है तो वहाँ पे पार्लियामेंट ऑथोराइज्ड हो जाती है कि स्टेट लिस्ट के
भी मैटर पे पार्लियामेंट, एनी वर्ड एनी इंपॉर्टेंट है, जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन ऑपरेशन में है, 352 लगा हुआ है, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे लॉ बना सकती है। क्लियर है ये? नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में भी 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड है जहां पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है, लेकिन नेशनल इमरजेंसी के केस में पार्लियामेंट किसी भी मैटर पे स्टेट लिस्ट का लॉ बना सकती है। अब सवाल ये है कि पार्लियामेंट अगर स्टेट लिस्ट के मैटर पे लॉ बना रही है तो स्टेट लेजिस्लेचर का क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर क्या करेगी? तो अब नेशनल इमरजेंसी का सिनेरियो ये है कि पार्लियामेंट नेशनल इमरजेंसी के दौरान यूनियन लिस्ट पे तो लॉ बना ही रही है, स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बना रही है। क्लियर है ये? सो अब स्टेट लिस्ट पे, जस्ट अ मिनट, सवाल ये है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान, यस ये पिक्चर सही था, आप इसको बना लेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान पार्लियामेंट जो है यूनियन लिस्ट पे भी लॉ, यूनियन लिस्ट का तो एक्सक्लूसिव पावर है ही, स्टेट लिस्ट पे भी लॉ बनाती है, सारे स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे लॉ बना सकती है। अब क्वेश्चन ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होगा? स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे पार्लियामेंट तो लॉ बना ही रही है, उसी मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट ने स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाया और इसी मैटर पे स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। अब सवाल ये है कि एक ही मैटर पे दो लॉ है, तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि पार्लियामेंट भी लॉ बना रही है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना रही है, लेकिन अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसका लॉ प्रिवेल करेगा? पार्लियामेंट का। तो याद रखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट लिस्ट के किसी भी मैटर पे पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। अब स्टेट लेजिस्लेचर का क्या होगा? तो स्टेट लेजिस्लेचर के पास भी पावर है कि स्टेट लेजिस्लेचर उसी मैटर पे कानून बना सकती है, लेकिन कोई भी कन्फ्लिक्ट होता है तो पार्लियामेंट के लॉ के पास ओवरराइडिंग पावर है, पार्लियामेंट का लॉ ओवरराइड कर जाएगा। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शनल रहती है या सस्पेंड हो जाती, या डिसॉल्व हो जाती है, या फिर सस्पेंड हो जाती है, अब हमने यहाँ पे पढ़ा कि अब आप मुझे बताइए कि अगर कोई बॉडी स्टेट लेजिस्लेचर अगर डिसॉल्व होगी या सस्पेंड होगी तो वो लॉ कैसे बनाएगी? यानी सटल आंसर ये है कि जब अगर स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बना रही है यानी स्टेट लेजिस्लेचर फंक्शनल रहेगी, डिसॉल्व या सस्पेंडेड नहीं रहेगी। याद रखेंगे? क्लियर है ये? देखिए कंकरेंट लिस्ट में हमने क्या देखा था? नॉर्मल सिचुएशन में जो हमने ये देखा है, ये वाला सीन कंकरेंट लिस्ट में देखा था कि दोनों पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर बना सकते हैं, लेकिन अगर कोई कन्फ्लिक्ट होता है तो पार्लियामेंट का लॉ प्रिवेल करेगा। तो नेशनल इमरजेंसी में स्टेट लिस्ट के साथ भी वही सिनारिया हो जाता है कि स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों लॉ बनाएंगे, लेकिन अगर कोई पार्लियामेंट्री लॉ और स्टेट के लॉ में कॉन्फ्लिक्ट है तो पार्लियामेंट का लॉ ओवरराइड करेगा। तो इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि जस्ट अ मिनट, जब ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी यानी आर्टिकल 352 का प्रोक्लामेशन है, स्टेट लिस्ट पे यानी लिस्ट टू ऑफ 7th शेड्यूल, इस पे पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, स्टेट लेजिस्लेचर भी लॉ बना सकती है। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पार्लियामेंट का लॉ ओवरराइड करेगा। सो कह सकते हैं इसको कि इट इज सॉर्ट ऑफ सिमिलर टू कंकरेंट लिस्ट। जिस तरह कंकरेंट लिस्ट का ट्रीटमेंट है नॉर्मल सिचुएशन में, उस तरह से स्टेट लिस्ट का ट्रीटमेंट हो गया
आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी के प्रोक्लामेशन के दौरान। ठीक है, अगेन सो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली फंक्शनल होती है, हमने ये भी देखा। अब पार्लियामेंट ने जो लॉ बनाया है स्टेट लिस्ट पे, पार्लियामेंट ने जो स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाया है, इसकी लाइफ क्या होगी? नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई तो क्या ये उसके बाद टू बी कंटिन्यूज रहेगा इंडेफिनिट? नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि जिस डेट को नेशनल इमरजेंसी रिवोक होती है यानी कीज टू ऑपरेट होती है, खत्म होती है, इस डेट से मैक्सिमम 6 मंथ्स, 6 मंथ्स, और ये मैक्सिमम है। जिस डेट को नेशनल इमरजेंसी कीज होती है, इंड होती है, रिवोक होती है, उससे मैक्सिमम 6 मंथ्स तक ही पार्लियामेंट के लॉ का लाइफ होगा, उसके बाद ये अपने आप खत्म हो जाएगा। क्लियर है ये? एक और चीज, अब हमने देखा कि स्टेट नेशनल इमरजेंसी, अब हमारे लिए नॉर्मल बात हो गया है कि नेशनल इमरजेंसी में स्टेट लिस्ट पे पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। अब मान लीजिए पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, ये पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ये तो आज के सिनेरियो में बहुत इजीली एज्यूम कर सकते हैं आप, गिवन द सिचुएशन ऑफ द लॉ मेकर्स। पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो लेजिस्लेटिव पावर किसके पास होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं है? तो प्रेसिडेंट के पास होता है। तो इन दैट केस प्रेसिडेंट कैन पास ऑर्डिनेंस ऑन द मैटर्स ऑफ स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, पूछा जाएगा कि क्या प्रेसिडेंट कभी नेशनल स्टेट लिस्ट के मैटर्स पे ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं? तो यस, इन केस ऑफ नेशनल इमरजेंसी व्हेन पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन और स्टेट लिस्ट पे कोई लॉ बनाना है, उन दैट केस प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कंडीशन एक ही है कि पार्लियामेंट सेशन में नहीं होना चाहिए। सो हमने लेजिस्लेटिव रिलेशन पे देख लिया, एग्जीक्यूटिव रिलेशन पे इफेक्ट देख लिया। अब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल रिलेशन पे क्या इफेक्ट होता है। इफेक्ट ऑफ फाइनेंशियल रिलेशन। इफेक्ट ऑन फाइनेंशियल रिलेशन। सो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जब नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन ऑपरेशन में हो, यानी आर्टिकल 352 लगा हुआ हो, देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, उस समय प्रेसिडेंट के पास पावर होता है कि जो पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन है सेंटर और स्टेट के बीच में, उसको चेंज कर सके। क्लियर है? जब देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई हो, आर्टिकल 352 लगा हुआ हो, इस दौरान प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट जो है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिवेन्यू किसके बीच में? बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स। मैंने BW लिख दिया, आप प्लीज मत लिखिएगा आंसर्स में। बिटवीन सेंटर स्टेट्स, इसको प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट मॉडिफाई कर सकते हैं। कौन मॉडिफाई करेगा? प्रेसिडेंट। अब इस मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? मॉडिफिकेशन का मतलब है कि इधर प्रेसिडेंट जो पैसा जाने वाला है सेंटर से स्टेट को, उसको रिड्यूस कर सकते हैं उस अमाउंट को, या फिर कैंसल कर सकते हैं सीधा का सीधा कि देखिए इस बार पैसे नहीं जा पाएंगे, देश में नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है। जो पैसे जाने हैं सेंटर से स्टेट्स को, जो पैसे जाने हैं सेंटर से स्टेट्स को, प्रेसिडेंट उस अमाउंट को मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई मतलब बढ़ने का सूरत नहीं है, याद रखिए, कभी नहीं बढ़ेगा, या तो ये रिड्यूस होगा या फिर पूरा का पूरा कैंसिल हो सकता है। प्रेसिडेंट कहेंगे कि देखिए इस बार नेशनल इमरजेंसी लगी है, तो जो पैसा आपका बनता है जितना, उतना नहीं दे पाएंगे, आप ऐसा करिए, आप 20% ले लीजिए जो आपका जाना था। या फिर कहेंगे देखिए ऐसा है कि पैसे की बहुत तंगी है, देश में आपातकाल लगी हुई है, इस बार इस फाइनेंशियल ईयर हम आपको पैसे नहीं दे सकते हैं। क्लियर है ये? अब ये सवाल ये होता है कि ये मॉडिफिकेशन जो हुआ है
पैसे का जो सेंटर और स्टेट के बीच में जो पैसे जाते बंटते हैं, ये मॉडिफिकेशन हुआ, ये इफेक्ट में कब तक रहेगा, ये इफेक्ट में कब तक रहेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि जिस फाइनेंशियल ईयर में, ध्यान देंगे, जिस फाइनेंशियल ईयर में नेशनल इमरजेंसी रिवोक होती है, लगी नहीं है, रिवोक होती है, यानी नेशनल इमरजेंसी खत्म हो रही है, एंड हो रही है, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में, एंड तक ये इफेक्ट लगा रहेगा, उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये इफेक्ट लगा रहेगा। मान लीजिए कि आज 27 जनवरी है और कल आज 27 जनवरी को प्रेसिडेंट मुर्मू आती हैं और देश में नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन कर देती हैं, और ये मान लीजिए कि 28 फरवरी को, जस्ट एग्जाम्पल, 27 जैन को आपका नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम होता है, लगता है। अब ये 28 फरवरी अगेन ये 2026 का ही मैटर है, को एक महीने के अंदर नेशनल इमरजेंसी को रिवोक कर लिया जाता है। तो ये जो इफेक्ट हुआ है, ये जो चेंज हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि 28 फरवरी को ये चेंज खत्म हो जाएगा, ये चलेगा कब तक, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2026, 27, और ये कब तक होगा, 31 मार्च। ये इफेक्ट 31 मार्च 2026 तक रहेगा। 1 अप्रैल से ये इफेक्ट खत्म हो जाएगा, जो ये मॉडिफिकेशन हुआ है। क्लियर है ये? तो ये फाइनेंशियल रिलेशन, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है पैसे का, रेवेन्यू का, सेंटर और स्टेट के बीच में, सेंटर से स्टेट को कुछ पैसा जाता है, वो पैसा जो है वो प्रेसिडेंट उस पैसे के अमाउंट को चेंज कर सकते हैं, यानी घटा सकते हैं या फिर कैंसिल भी कर सकते हैं। और ये इफेक्ट कब तक रहेगा हमने देख लिया, इसको आप बना सकते हैं एज एग्जाम्पल। सो 3 डायमेंशन हमने देख लिए कि व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑन सेंटर स्टेट रिलेशंस। लेजिस्लेटिव देख लिया, एग्जीक्यूटिव देख लिया, फाइनेंशियल देख लिया। अब हम देखेंगे कि नेशनल इमरजेंसी जब प्रोक्लामेशन में होती है, आर्टिकल 352 देश में लगा रहता है, तो लोकसभा और स्टेट असेंबली के लाइफ पे क्या इफेक्ट होता है। क्लियर है ये? चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑन लाइफ ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज। सो जो नॉर्मल टर्म है, ये आप लोकसभा या फिर स्टेट असेंबलीज का कितना है, 5 ईयर्स है, 5 साल बाद ये डिसॉल्व होनी है। अब सवाल ये उठता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन ये पूछता है कि क्या अगर नेशनल, ये नॉर्मल टर्म है, अब देश में लग गई है नेशनल इमरजेंसी, यानी आर्टिकल 352 पिक्चर में आ चुका है, 352। सवाल ये उठता है कि क्या लोकसभा के लाइफ को 5 साल से इंक्रीज किया जा सकता है, यानी लोकसभा की जो नॉर्मल टर्म है, ये यहाँ बना देते हैं, नॉर्मल टर्म है 5 ईयर्स, क्या इसको इंक्रीज किया जा सकता है, कैन लाइफ बी इंक्रीज? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है यस, लोकसभा की जो नॉर्मल टर्म है ये इंक्रीज की जा सकती है। अब नेक्स्ट सवाल उठता है कि कैसे, हाउ कैन नॉर्मल टर्म इंक्रीज किया जा सकता है, पहला सवाल था, तो आंसर इज यस। दूसरा सवाल है कि क्या कैसे, ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आप लोकसभा के लाइफ को 5 साल से आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन कैसे? प्रेसिडेंट करेंगे, प्राइम मिनिस्टर करेंगे, स्पीकर करेगा, कौन करेगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन आंसर देती है बाय लॉ ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट लॉ बना के नेशनल इमरजेंसी के दौरान लोकसभा के नॉर्मल टर्म को आगे बढ़ा सकती है। अब सवाल ये है कि क्या ये मैंडेटरी है, मतलब जितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगे तो क्या लोकसभा की लाइफ बढ़नी ही बढ़नी है? देश में 3 बार इमरजेंसी लगी है, क्या तीनों बार लोकसभा की लाइफ बढ़ाई गई थी? द आंसर इज नो, इट इज नॉट मैंडेटरी।
इट इज़ नॉट मैंडेटरी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने जो वर्ड यूज़ किया है वो मे है, शैल नहीं है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है कि सिचुएशन जैसा भी हो उस हिसाब से पार्लियामेंट अपना डिसीजन लेके लॉ बना करके लोकसभा के लाइफ को नॉर्मल टर्म से बढ़ा सकती है। क्लियर है ये? अब ये है कि लोकसभा के लाइफ को बढ़ाया तो जा सकता है, लेकिन कोई टाइम पीरियड है कितने साल के लिए बढ़ेगा, एक बार में कितने साल के लिए बढ़ेगा, या फिर इनडिफिनिट बढ़ाया जा सकता है? कोई टाइम पीरियड है? सवाल ये है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कोई टाइम पीरियड दिया है? एनी टाइम पीरियड? सो यस, कॉन्स्टिट्यूशन ने टाइम पीरियड दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि पार्लियामेंट जो है लॉ बना के लोकसभा के नॉर्मल टर्म को बढ़ा सकती है फॉर 1 ईयर एट ए टाइम, फॉर 1 ईयर एट ए टाइम, फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एनी लेंथ ऑफ टाइम, इसको समझेंगे। 1 ईयर एट ए टाइम यानी मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी लगी और यहाँ से पार्लियामेंट ने लॉ बना के लोकसभा के लाइफ को इंक्रीज कर दिया नॉर्मल टर्म से, तो 1 ईयर एट ए टाइम यानी एक बार पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो ये एक बार में 1 साल के लिए लोकसभा की लाइफ इंक्रीज हो गई, ये 1 ईयर हो गया। फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम यानी अब 1 साल के बाद अगर नेशनल इमरजेंसी अभी भी ऑपरेशन में है तो पार्लियामेंट चाहे तो फिर से यहाँ पे लॉ बना के लोकसभा के लाइफ को इंक्रीज कर सकती है, अगेन फॉर 1 ईयर एट ए टाइम, एंड फिर से पार्लियामेंट लॉ बना के लोकसभा के लाइफ को इंक्रीज कर सकती है फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। ये चलता रहेगा, एक एक साल पे आकर के पार्लियामेंट को लोकसभा की लाइफ को बढ़ाना है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, और ये चलता रहेगा, ये टू बी कंटिन्यूड है, ठीक है, जब तक नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन में है। क्लियर? ये समझ में आ गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कभी खत्म भी होगा? क्वेश्चन ये है कि क्या ये कभी खत्म भी होगा? इज देयर एनी लिमिट, इज देयर एन एंड? अब लोकसभा की लाइफ मैंने मान लीजिए बढ़ा दी, नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, तो क्या होगा? तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि मान लीजिए कि जिस डेट को लोकसभा ने, मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी लगा है और लोकसभा ने, पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, लोकसभा का लाइफ बढ़ गया, फिर से इसी इमेज में करते हैं। ये क्लियर है? समझ में आ गया? अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ आकर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस पॉइंट पे नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाता है, नेशनल इमरजेंसी कीज टू ऑपरेट। क्लियर है? ये यहाँ पे पार्लियामेंट ने लॉ बना के लाइफ बढ़ाई, फिर से 1 साल के बाद बढ़ा दी, लेकिन ये 1 साल पूरा होने से पहले ही नेशनल इमरजेंसी खत्म हो जाता है, नेशनल इमरजेंसी रिवोक हो जाती है, कीज टू ऑपरेट। अब ये जो लॉ है, याद रखिएगा, अब ये जो लोकसभा की लाइफ जो बढ़ी है, ये जिस डेट को नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है उसके मैक्सिमम 6 महीने तक ही रहेगी, ये मैक्सिमम 6 मंथ तक ही लोकसभा की लाइफ रहेगी। अब ये 6 महीना, अब ये जो 6 महीना है ये पार्लियामेंट ने जो 1 साल बढ़ाया है, ये यहाँ पे कोटर्मिनस हो जाए या फिर इससे पहले हो जाए। क्लियर है? ये 1 साल यहाँ पे अगर खत्म होता, अब ये 1 साल, अब ये 6, अगर ये नेशनल इमरजेंसी इस डेट को अगर खत्म होती है, इसके 6 महीने मैक्सिमम 6 महीने के अंदर लोकसभा डिसॉल्व होनी है। अब ये 6 महीना चाहे तो पार्लियामेंट के 1 साल के डेट के साथ खत्म हो, कोटर्मिनस हो, या फिर उससे पहले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है ये? सो इसका एंड क्या हो, कब होगा? 6 months आफ्टर एंड ऑफ इमरजेंसी। समझ में आ गया? पूरा क्लियर हो गया? ये फिर से कहते हैं, इसको समझ लेते हैं, फिर स्टेट असेंबली का हम बहुत आसानी से समझ लेंगे। नॉर्मल टर्म क्या है लोकसभा का? 5 साल। क्या ये बढ़ाया जा सकता नॉर्मल सिचुएशन में? बिल्कुल नहीं। लेकिन नेशनल इमरजेंसी लग गई है देश में, अब क्या लोकसभा की लाइफ को बढ़ाया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। कैसे बढ़ेगा? पार्लियामेंट लॉ बना के बढ़ाएगी। क्या ये मैंडेटरी है कि देश में जितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगे उतनी बार लोकसभा की लाइफ बढ़े? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तक देश में 3 बार इमरजेंसी लगी है, लेकिन लोकसभा की लाइफ सिर्फ 1 ही बार बढ़ी है। अभी हम देखेंगे
टाइम पीरियड क्या होगा, कि क्या कोई टाइम पीरियड है कि कितने टाइम के लिए पार्लियामेंट बनाएगी इस लॉ में, तो हाँ टाइम पीरियड है 1 ईयर एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम। इसका मतलब है कि पार्लियामेंट ने लॉ बनाया, लोकसभा की लाइफ को एक बार में 1 साल के लिए बढ़ाएगी, और नेशनल इमरजेंसी का जैसा सिनेरियो रहा, पार्लियामेंट चाहे तो हर 1 साल पे उस लॉ को अप्रूव करके लोकसभा की लाइफ को 1-1 साल के लिए बढ़ा सकती है। लेकिन जिस डेट को नेशनल इमरजेंसी खत्म होता है उसके मैक्सिमम 6 महीने के अंदर, मैक्सिमम 6 मंथ, यानी जिस डेट को नेशनल इमरजेंसी खत्म होता है इससे 6 मंथ वाला डेट ले लीजिए, यही मैक्सिमम होगा लाइफ लोकसभा का, उसके बाद डिसॉल्व होना ही होना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या कभी लोकसभा की लाइफ बढ़ी है, तो याद रखिएगा कि 5th लोकसभा जिसका टर्म था 1971 से 77, आपको ये समझ में आ जाएगा जो हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इसकी लाइफ 2 बार बढ़ी, इसकी लाइफ को 2 बार इंक्रीज किया गया, 2 टाइम्स लिख देती हूँ, 2 बार इसको बढ़ाया गया। अब देखिए इसकी नॉर्मल लाइफ क्या थी, 1971 से 75 में लगी इमरजेंसी, तो एक बार ये बढ़ा फॉर 1 ईयर, 75 से 76 गया, एंड फिर से पार्लियामेंट ने इसको एक बार और बढ़ाया 76 से 77। क्लियर है ये? सो 2 बार 1-1 साल के लिए 5th लोकसभा की लाइफ को बढ़ाया गया था। ये समझ में आपको पूरा आ गया होगा। अगर ये समझ में आ गया होगा तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम है। बस सवाल ये है कि स्टेट असेंबलीज के लाइफ को कौन बढ़ाएगा, स्टेट असेंबली की लाइफ को कौन बढ़ाएगा, गवर्नर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, चीफ मिनिस्टर, तो सेम है। इसकी लाइफ को, स्टेट असेंबलीज के लाइफ को कौन बढ़ाएगा, पार्लियामेंट ही लॉ बना के बढ़ाएगी तो बढ़ाएगी, नहीं तो और कोई नहीं बढ़ा सकता। क्या मैंडेटरी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टाइम पीरियड हाँ है, बिगिन जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया 1 ईयर एट ए टाइम फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम, ये सारी चीज़ें वहाँ पे एप्लीकेबल है। अभी तक नेशनल इमरजेंसी के दौरान किसी भी स्टेट असेंबली के लाइफ को क्या बढ़ाया गया? नहीं, स्टेट असेंबली की लाइफ नहीं बढ़ी है। 5th लोकसभा की लाइफ बढ़ी थी 1971 से 77, 2 बार 1-1 साल के लिए बढ़ाया गया था। स्टेट असेंबलीज में सिर्फ याद रखना है कि पार्लियामेंट लॉ बना के, यही सेम एप्लीकेबल है, हर चीज़ एप्लीकेबल है, कुछ भी चेंज नहीं है। ये टेबल बना लीजिएगा, बहुत आसानी हो जाएगा आपको समझने के लिए। अब हम चलेंगे, देखेंगे कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स, और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा। और इसके लिए हम बिल्कुल फ्रेश पेज ले लेते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स पे नेशनल इमरजेंसी का क्या इफेक्ट है। सो जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लामेशन में है, आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी आर्टिकल 352 के लिए प्रोक्लामेशन ऑफ इमरजेंसी वर्ड यूज़ किया। नेशनल इमरजेंसी तो हम और आप बोलते हैं, ठीक है। तो जब आर्टिकल 352 प्रोक्लामेशन में है उस समय फंडामेंटल राइट्स पे इसका क्या इफेक्ट होगा, इफेक्ट ऑन फंडामेंटल राइट्स, इसके लिए 2 आर्टिकल्स हम पढ़ते हैं, आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359। बहुत डेडली हैं ये दोनों आर्टिकल्स, बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है, होश उड़ जाएंगे आपके। क्लियर है ये? सो आर्टिकल 358 एंड आर्टिकल 359 हम पढ़ने जाने वाले हैं। आर्टिकल 359 डील करता है, आर्टिकल 19 के अंदर जो आपको 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, अगर आपको पता हो आर्टिकल 19 के अंदर आपको अकेले 6 फंडामेंटल राइट्स, 6 राइट्स मिले हुए एक्चुअली। आर्टिकल 19 फंडामेंटल है और इसके अंदर आपके पास 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। इनके सस्पेंशन को डील करता है। एंड आर्टिकल 359 से सस्पेंशन ऑफ, आर्टिकल 359 किससे डील करता है, अदर राइट्स, मतलब आर्टिकल 19 को छोड़कर बाकी फंडामेंटल राइट्स का क्या करना हो आर्टिकल 359 डील करता है। यहाँ पे एक्सेप्शन है कि एक्सेप्शन है आर्टिकल 20 एंड 21, यानी प्रोटेक्शन ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन और लाइफ टू राइट एंड पर्सनल लिबर्टी को छोड़कर बाकी
सारे राइट्स के साथ क्या करना है, आर्टिकल 359 डील करता है। एक एक करके आर्टिकल को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल 358 को। आर्टिकल 358 यानी सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल। अब आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 के अंदर जो 6 फंडामेंटल राइट्स हैं आपको मिलते हैं, इनका ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन होता है, ठीक है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन मतलब क्या कि जैसे ही प्रेसिडेंट मुर्मू आई और उन्होंने नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया, तो सेपरेट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है कि हाँ प्रेसिडेंट साहब अलग से ऑर्डर निकालेंगे और बताएंगे कि कौन से फंडामेंटल राइट्स की रिक्वायरमेंट है। नहीं, कुछ भी नहीं है। जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगा, आर्टिकल 19 गया, खत्म। और इस सस्पेंशन का मतलब ऐसा होता है, आप यूं समझ लीजिए कि नेशनल इमरजेंसी जब लगी है तो सिनेरियो ये हो जाता है कि ऐसा सिनेरियो मान लीजिए कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 19 है ही नहीं, ऐसा सिनेरियो आपको अज्यूम करके चलना पड़ेगा। इतना ड्रैकोनियन प्रोविजन है ये, ठीक है। आर्टिकल 358 के अंदर 19 का सस्पेंशन है। 6 फंडामेंटल राइट्स आपके खत्म हो जाते हैं, कोई सेपरेट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है। वर्ड इंपॉर्टेंट है, ऑटोमेटिक सस्पेंशन है। अब जैसे ही आपकी देखिए आर्टिकल 19 ऑलमोस्ट खत्म, नेशनल इमरजेंसी के दौरान समझ लीजिए कि कॉन्स्टिट्यूशन से 19 हट गया है। अब जैसे ही आपका आर्टिकल 19 सस्पेंड हो गया, तो फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? दे आर निगेटिव राइट्स। निगेटिव इन सेंस कि स्टेट के ऊपर लिमिटेशंस इम्पोज करते हैं। तो जैसे ही आर्टिकल 19 का सस्पेंशन हुआ है, स्टेट जो है अब फ्री हो गया है। फ्री हो गया है किससे? जो रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगे थे स्टेट पे, उससे फ्री हो गया है। सो अब स्टेट कोई भी लॉ बना सकता है रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स को, आपके एक्सप्लॉयटेशन से रिलेटेड कोई भी लॉ बना। टेकिंग अवे सब बहुत अच्छा वर्ड लगता है। फंडामेंटल राइट्स के एक्सप्लॉयटेशन से आपका कोई लॉ बना सकता है एंड यू कैन नॉट चैलेंज दिस लॉ इन कोर्ट। नेशनल इमरजेंसी के दौरान आप इसका कोई कुछ नहीं कर सकते। यू कैन नॉट गो इन टू कोर्ट कि माई बाप मेरा आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है। क्लियर है ये? एंड अगेन अब जैसे अब ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो गया, अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका रिवाइवल कैसे होगा? तो जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है, जिस मोमेंट पे प्रेसिडेंट साहब आते हैं और कहते हैं कि देश से नेशनल इमरजेंसी हटाई जा रही है, आपातकाल हटाया जा रहा है, सामान्य जन व्यवस्था लागू की जाएगी, उस समय आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिक रिवाइवल होता है। याद रख लीजिए, इसके लिए भी कोई सेपरेट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं होती है। आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिक रिवाइवल, ऑटोमेटिक सस्पेंशन अंडर आर्टिकल 358। अब ये पूछा जाएगा कि इसका स्पेशल एप्लीकेशन क्या है? स्पेशल एप्लीकेशन मतलब कि मान ली हमने देखा था कि प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो लोकलाइज्ड इमरजेंसी भी डिक्लेयर कर सकते हैं, यानी पूरे कंट्री में नहीं, कंट्री के कुछ पार्ट्स में डिक्लेयर कर सकते हैं। तो क्या ये जो आर्टिकल 358 का एप्लीकेशन है, ये इंटायर कंट्री में है या ये पार्ट ऑफ इट में है, किसी पार्ट में है कंट्री के? यानी आर्टिकल 350 नेशनल इमरजेंसी लग रही है देश के किसी पार्ट में, नेशनल क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि क्या नेशनल इमरजेंसी को किसी पार्ट में रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है? यस। लेकिन क्या आर्टिकल 19 का सस्पेंशन पूरे कंट्री के लिए होगा 358 के अंदर, या फिर कंट्री के उसी पार्ट के लिए रिस्ट्रिक्टेड होगा? तो याद रखिएगा कि नेशनल इमरजेंसी भले ही आपके पूरे कंट्री में लगी हो या फिर किसी पार्ट में लगी हो, ये दोनों सिचुएशन है, लेकिन आर्टिकल 358 के अंदर आर्टिकल 19 का जो सस्पेंशन है ये इंटायर कंट्री में होगा, पार्ट का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर देश के किसी पार्ट में भी नेशनल इमरजेंसी लगी हो तब भी आर्टिकल 358 का एप्लीकेशन पूरे कंट्री में होगा। क्लियर है ये? दूसरा कि क्या कोई टाइम लिमिट है? टाइम क्या है
कितने टाइम तक आर्टिकल 358 पिक्चर में रहेगी और आर्टिकल 19 सस्पेंडेड रहेगी। तो देखिए हमने कहा कि आर्टिकल 19 जैसे ही आर्टिकल 352 लगता है उसमें आपका आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिक सस्पेंशन है, और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होती है कीज टू ऑपरेट आर्टिकल 19 का ऑटोमेटिक रिवाइवल है। यानी इससे एक चीज़ समझ में आ जाता है कि आर्टिकल 358 पूरे इमरजेंसी इसका लाइफ टाइम कितना होगा, लाइफ टाइम ऑफ आर्टिकल 358 इज इक्वल टू लाइफ टाइम ऑफ इमरजेंसी। इसमें टाइम का कुछ नहीं है कि हाँ कम या ज़्यादा, जितना समय इमरजेंसी चलेगा उतना समय आर्टिकल 358 ऑपरेशन में रहेगा और आर्टिकल 19 आपका सस्पेंडेड रहेगा। तो टाइम क्या है, कोटर्मिनस विथ इमरजेंसी, यानी इमरजेंसी के साथ आएगा, इमरजेंसी के साथ जाएगा। क्लियर है ये? अब ये इतना ड्रैकोनियन प्रोविजन है, ठीक है, तो इसके एप्लीकेशन पे कुछ तो सेफगार्ड्स होने चाहिए। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से 2 सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। आर्टिकल 358 के एप्लीकेशन पे आपको समझ में आ रहा है? जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगा आपका 19, अब ये इमेजिन कीजिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि आर्टिकल 19 का जो पावर्स हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से लेकर के असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, ये सारा चीज खत्म, मतलब वो दिखाई हुआ नहीं है। तो इतना ड्रैकोनियन प्रोविजन है ये। 44th अमेंडमेंट एक्ट से 2 सेफगार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। कहा गया कि देखिए नेशनल इमरजेंसी, हमने पढ़ा है कि नेशनल इमरजेंसी ये एक्सटर्नल होती है, इंटरनल भी हो सकती है। हमने पढ़ा था एक्सटर्नल के 2 ग्राउंड्स हैं, वार, एक्सटर्नल एग्रेशन। इंटरनल का एक ग्राउंड है आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। अब 44th अमेंडमेंट एक्ट से कहा गया कि अगर नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल ग्राउंड पे डिक्लेयर होती है तभी आर्टिकल 358 पिक्चर में आएगा। अगर नेशनल इमरजेंसी इंटरनल है यानी आर्म्ड रिबेलियन के बेसिस पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है तो आर्टिकल 358 पिक्चर में नहीं आएगा। इसका मतलब कि अगर नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे है, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन पे, आर्टिकल 358 अप्लीकेबल होगा, यानी आर्टिकल 19 का सस्पेंशन होगा। एंड बाकी सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी कि रिवाइवल, ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल होगा। क्लियर है ये? अगर नेशनल इमरजेंसी एक्सटर्नल ग्राउंड्स पे है तभी आर्टिकल 358 का सस्पेंशन होगा। अगर नेशनल इमरजेंसी इंटरनल ग्राउंड पे है तो क्या आर्टिकल 19 का सस्पेंशन होगा? क्वेश्चन है, तो आंसर इज नो। याद रखिएगा, इंटरनल इमरजेंसी में आर्टिकल 358 एप्लीकेबल ही नहीं है। क्लियर है ये? दूसरा सेफगार्ड ये था, हमने कहा कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान कोई लॉज जो हैं आप उनको चैलेंज नहीं कर सकते। इवन आप नेशनल इमरजेंसी के बाद भी जा कर के नहीं कर सकते कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान ये लॉज से, मतलब दिस लॉज वायलेटेड आवर फंडामेंटल राइट। 44th अमेंडमेंट एक्ट से एक सेफगार्ड इंट्रोड्यूस किया गया कि सिर्फ वही लॉज जो नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड होंगे, यानी लॉज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, सिर्फ यही इम्यून है चैलेंज से, नॉट ऑल लॉज। ऐसा नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी को छोड़कर कोई और लॉ बना दिया वो भी इम्यून है, ये चैलेंज हो सकते हैं। सिर्फ नेशनल इमरजेंसी से जो रिलेटेड लॉ होंगे वो आप नहीं चैलेंज कर सकते हैं, बाकी और लॉज को आप चैलेंज कर सकते हैं। सो 19 को स्पेसिफिकली डील किया गया आर्टिकल 358 से। प्लीज़ याद रखिएगा, इसको रिवाइज कर लेते हैं। आज जैसे ही नेशनल इमरजेंसी यानी 352 लगी है, आपके आर्टिकल 358 पिक्चर में आ जाता है। यानी जैसे ही 352 लगा, 352 के साथ 358 भी एक्टिव हो जाता है। ऑटोमेटिक सस्पेंशन है लेकिन 352
एक्सटर्नल होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया है, यानी इंडिया वार पे हो या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन हो तभी 358 पिक्चर में आएगा। आर्टिकल 19 आपका ख़त्म, टाटा बाय बाय। और इसका ऑटोमेटिक सस्पेंशन है, ऑटोमेटिक रिन्यूअल है, रिवाइवल है। कब? नेशनल इमरजेंसी जैसे ही ख़त्म होती है ऑटोमेटिक ये अपने आप रिवाइव हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में वापस आ जाता है। वो इमेजिन कीजिए ना कि ख़त्म हो गया वापस आ गया, वैसा है। किसके लिए कोई सेपरेट ऑर्डर की आवश्यकता नहीं है। बाकी सारे इफेक्ट्स हमने देख लिए। 44th अमेंडमेंट एक्ट से क्या सेफ गार्ड्स लगाए थे ये भी लिख लिया। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑन अदर फंडामेंटल राइट्स। नेशनल इमरजेंसी का यानी आर्टिकल 352 के प्रोक्लामेशन का क्या इफेक्ट है अदर फंडामेंटल राइट्स पे, ये हम देखेंगे। अब क्वेश्चन ये कहती है, कॉन्स्टिट्यूशन ये कहती है कि आर्टिकल 352 जैसे ही एक्शन में आता है एक और आर्टिकल है जो पिक्चर में आ जाता है, और वो आर्टिकल है आर्टिकल 359। अब आर्टिकल 359 के अंदर प्रेसिडेंट, आर्टिकल 359 प्रेसिडेंट को पावर देती है कि प्रेसिडेंट चाहे तो आपके पास जो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आपके पास पावर है कि आप कोर्ट जा सकते हैं अपने फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स कराने के लिए। तो प्रेसिडेंट इस पावर को सस्पेंड कर सकते हैं। आर्टिकल 359 के अंदर क्या सस्पेंड होगा? राइट टू मूव कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। इसको प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं। समझ में आया? 352 जैसे ही लगा, 358 तो देख लिया हमने कि आ जाता है, 359 भी एक्टिव हो जाता है। अब 359 में क्या है कि प्रेसिडेंट जो है वो आपके पास जो पावर है एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आपके पास पावर है कि आप कोर्ट जाके कह सकते हैं कि माई बाप मेरे फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया जाए। अब इस पावर को, आपका जो कोर्ट जाने का पावर है, इसको सस्पेंड कर दिया जाता है। यानी आपसे सवाल पूछा जाए कि 359 के अंदर आपसे कहा गया कि फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो रहा है, इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो रही है, तो याद रखना है कि फंडामेंटल राइट्स आपके सस्पेंड नहीं होते हैं, फंडामेंटल राइट्स अलाइव रहते हैं, लेकिन इनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड होता है। इन्फोर्समेंट ये सस्पेंड होता है। यानी इन्फोर्समेंट सस्पेंड होने का मतलब है कि आपके पास रिमेडी नहीं है, आपके पास रिमेडी नहीं है, या रिमेडी नहीं मतलब राइट टू मूव कोर्ट। यानी आर्टिकल 32 के अंदर जो आपको रास्ते दिए गए हैं, राइट टू रिमेडी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी, बेसिकली आपका आर्टिकल 32 यहाँ पे सस्पेंड हो जा रहा है। मान लीजिए आर्टिकल 14 आपका टेक अवे कर रही है पाल, जस्ट अ मिनट, ये अलार्म बज गया बीच में। सो फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट, फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं, लेकिन आप उनको इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते। यानी आपके पास रिमेडी नहीं है। पार्लियामेंट लॉ बना करके आपके फंडामेंटल राइट्स अगर टेक अवे करती है, लेती है, तो आप कोर्ट नहीं जा सकते। आपके पास जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडी है आर्टिकल 32 के अंदर, एक्चुअली आर्टिकल 359 से आर्टिकल 32 सस्पेंड होता है। क्लियर है ये? अब सवाल ये उठता है कि क्या सारे फंडामेंट कैसे, मतलब आर्टिकल 32 सस्पेंड हो रहा है और आर्टिकल 32 का अपना कोई एग्जिस्टेंट नहीं है। आर्टिकल 32 है क्योंकि बाकी आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 14 है इसलिए आर्टिकल 32 है, क्योंकि आप आर्टिकल 32 से कोर्ट जाके कहते हो कि आर्टिकल 14 मेरा वायोलेट हो रहा है। आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 20, 21, आर्टिकल 21 है, 20 है, 25, 26, 18, मतलब सारे फंडामेंट, इसीलिए आर्टिकल 32 है। अकेले आर्टिकल 32 का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन हो रहा है, उनके इन्फोर्समेंट के लिए आप कोर्ट जाते हो, राइट? सो सवाल ये है कि
कौन से आर्टिकल 32 जो हम रिमेडी फंडामेंटल राइट्स के रिमेडी को सस्पेंड कर रहे हैं, इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर रहे हैं, तो कौन से फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर रहे हैं, कैसे पता चलेगा कि कौन से फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट सस्पेंड हुआ है, यानी कौन से फंडामेंटल राइट्स के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते 32 के अंदर। तो ये स्पेसिफाई किया जाता है। प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहिबा एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालते हैं और उसमें बताते हैं कि आपके ये फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका इन्फोर्समेंट सस्पेंड किया जा रहा है, उनके लिए आप आर्टिकल 32 का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो कौन से फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो रहे हैं कैसे पता चलेगा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में। सो विच का क्लियर है, विच फंडामेंटल राइट्स, किन फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड किया जा रहा है, ये कहाँ पता चलेगा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में। कितने टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड हो रहे हैं? पूरे नेशनल मतलब नेशनल इमरजेंसी लगी है तो पूरे इंटायर ड्यूरेशन के लिए या फिर बीच के किसी पोर्शन के लिए, कि ठीक है 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो ये टाइम पीरियड भी कौन डिटरमाइन करेगा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में पता चलता है। प्रेसिडेंट साहब, प्रेसिडेंट साहिबा आएंगी और बताएंगी कि देखिए इतने ये फंडामेंटल राइट्स हैं, इनका इन्फोर्समेंट इतने से इतने तारीख तक या फिर पूरे नेशनल इमरजेंसी के दौरान इन्फोर्समेंट बंद रहेगा। इनका जो स्पेशियल एप्लीकेशन है, सो ये कैसे होगा? क्या ये इंटायर इन फंडामेंटल राइट्स का जो इन्फोर्समेंट है ये इंटायर कंट्री में इन्फोर्समेंट जो है वो सस्पेंडेड है या फिर पार्ट ऑफ इट में? तो दोनों है। ये अगेन ये कहाँ से पता चलेगा? प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पता चलेगा। और कुछ बचा क्या? नहीं, इतना ही है। क्लियर है ये? सो 352 जैसे ही लगता है 359 एक्टिव हो जाता है। 359 में ने प्रेसिडेंट को पावर दिया है कि भाई आप फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड मत कीजिए, उनके इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर दीजिए। और इन्फोर्समेंट सस्पेंड हो गए मतलब आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोर्ट नहीं जा सकते मतलब आपके पास जो रास्ता था 32 का हुआ इख्तियार नहीं कर सकते, और 32 का अपना कोई एग्जिस्टेंट नहीं है। 32 है क्योंकि बाकी फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि 32 तभी आप इस्तेमाल करते हैं जब आपका फंडामेंटल राइट्स वायलेट होता है। तो पूछा गया कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स का इन्फोर्समेंट प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। तो कहा गया, कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि प्रेसिडेंट बताएंगे हिसाब से अपने ऑर्डर प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकाल के किस टाइम तक ये फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन होगा। अगेन प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में पता चलेगा। ये जो सस्पेंशन है इन्फोर्समेंट का, ये पूरे कंट्री में एप्लीकेबल होगा या किसी पार्ट में होगा, ये भी प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से पता चलेगा। अब ये इतना भास्ट आर्टिकल 359 का इफेक्ट है। अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट से कुछ ना कुछ 1978 सेफगार्ड्स आए। किसके? आर्टिकल 359 के स्कोप पे। बहुत वास्ट है। प्रेसिडेंट चाहे तो 19 तो खत्म ही कर दिया, बाकी पूरे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दे, इन्फोर्समेंट खत्म, कहानी टाटा बाय बाय, राइट। तो 2 सेफगार्ड्स इन्फोर्स किए गए आर्टिकल 359 के स्कोप पे। पहला कहा गया कि प्रेसिडेंट के पास पावर है, यहाँ पे जस्ट अ मिनट, प्रेसिडेंट के पास पावर है कि प्रेसिडेंट इन फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन ये लेकिन वर्ड यूज किया गया, एक्सेप्ट सारे फंडामेंटल राइट्स के इन्फोर्समेंट को आप सस्पेंड कर दीजिए एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21। 20 एंड 21 के इन्फोर्समेंट को आप सस्पेंड नहीं कर सकते। 20 एंड 21 अलाइव रहेगा, यानी जब भी आपका अरेस्ट एंड डिटेंशन से रिलेटेड कोई इशू होता है या फिर लाइफ और लिबर्टी पे बात आती है, चाहे इमरजेंसी ही क्यों ना हो, आप कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 32 इसके रिस्पेक्ट में अलाइव होगा, याद रखिएगा। यानी आर्टिकल 359 के अंदर सारे प्रेसिडेंट कैनॉट सस्पेंड इन्फोर्समेंट ऑफ आर्टिकल 20 एंड 21। इसका सिंपल मतलब है कि आप 20 एंड 21 की रिमेडी हमेशा अलाइव रहेगी, आप इनके लिए कोर्ट जा सकते हैं। क्लियर है ये?
एंड दूसरा कि दूसरा क्या है बताइए कि अगेन अब ये जो नेशनल इमरजेंसी लगी है उस दौरान ऐसा नहीं है कि कोई भी लॉ जो है वो चैलेंज नहीं होंगे। पहले ऐसा था कि कोई भी लॉ चैलेंज नहीं होगा, लेकिन 44th अमेंडमेंट एक्ट से कहा गया कि नहीं, ओनली लॉज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, ओनली लॉज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी, सिर्फ यही प्रोटेक्टेड है। बाकी लॉज दे आर ओपन, अदर लॉज दे आर ओपन टू चैलेंज। यानी नेशनल इमरजेंसी के दौरान कोई लॉ बना है और नेशनल इमरजेंसी हट गई है, तो अगर वो लॉ नेशनल इमरजेंसी से रिलेटेड नहीं है तो आप कोर्ट में जा सकते हैं। ये पूरा आपका 359 और बाकी फंडामेंटल राइट्स के सस्पेंशन से रिलेटेड है। होप इट इज क्लियर टू यू। अब हमने कौन कौन से टॉपिक्स छेड़े थे कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं। जस्ट अ मिनट। ओह, हमने कहा था कि अभी तक क्या क्या डिक्लेरेशन हुआ है उसको देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि अब तक क्या क्या डिक्लेरेशंस हुए हैं, कब कब डिक्लेरेशन हुआ है, उनका क्या परमुटेशंस कॉम्बिनेशन रहा है। डिक्लेरेशंस मेड सो फार, अब तक क्या क्या डिक्लेरेशन, कब कब डिक्लेरेशन हुआ है देख लेते हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम? आर्टिकल 352 यानी देश में आपातकाल लगने की बात कर रहे हैं। तो अब तक 3 बार, 3 टाइम्स 352 का जो प्रोक्लामेशन है वो 3 बार हुआ है। कब कब? 1962, 71 एंड 75। अब हम देख लेते हैं सिनारियो क्या है। सो फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन हुआ था कब? अक्टूबर 1962 में। क्लियर है ये? अक्टूबर 1962 में। जस्ट अ मिनट। या फर्स्ट नेशनल इमरजेंसी का प्रोक्लामेशन हुआ था फर्स्ट टाइम, आर्टिकल 352 प्रोक्लेम किया गया था। कब? अक्टूबर 1962 में। क्यों किया गया था? क्योंकि तब के नेता, तब का नेफा एंड आज का अरुणाचल प्रदेश पे चाइना ने एग्रेशन किया था, चाइनीज एग्रेशन, इस ग्राउंड पे किया गया था। अब ये नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू में ही रह रही थी। अक्टूबर 1962 से नेशनल इमरजेंसी चल रही है। 1965, आइए 1965 में आते हैं। 1965 में हम पहुंच गए हैं। ये नेशनल इमरजेंसी जो अक्टूबर 1962 में लगी है ये चल रही है। अब क्या हुआ कि हम पाकिस्तान से वार में हैं। 1965 में पाकिस्तान से वार हुआ था, तो उस समय के प्रेसिडेंट ने सेपरेट नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम करने की आवश्यकता नहीं समझी, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नेशनल इमरजेंसी चल रही थी तो ये चलती रही। अब ये जो फाइनली ये नेशनल इमरजेंसी जो है वो कहाँ पे ख़त्म होती है? जनवरी 1968 में ये फाइनली ख़त्म होती है। ठीक है, जो अक्टूबर 1962 में नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम किया गया था उसका रिवोकेशन होता है जनवरी 1968 में। 1965 में जो पाकिस्तान वार हुआ था इसमें फ्रेश प्रोक्लामेशन, यानी क्योंकि हम देश में आपातकाल ऑलरेडी लगा हुआ था तो फिर से आपातकाल की घोषणा करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, फ्रेश प्रोक्लामेशन इशू नहीं किया गया। आइए अब 1971 में चलते हैं। सो सेकेंड प्रोक्लामेशन की बात करें, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई नहीं। सेकेंड प्रोक्लामेशन की बात करें तो दिसंबर का समय है, 1971 का साल है और उस समय पाकिस्तान ने हम पे अटैक किया हुआ है, जो बांग्लादेश वाला एपिसोड है। सो पाकिस्तान हम पे अटैक करता है, वी आर एट वार विद पाकिस्तान। इस केस में फिर सेकेंड प्रोक्लामेशन लगता है दिसंबर 1971 में। एंड अगेन अब ये इमरजेंसी कंटिन्यू रहती है, ये इमरजेंसी कंटिन्यू है। 1975 आ गई है। आइए जून
1975 में चलते हैं। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये नेशनल इमरजेंसी कंटिन्यू है, यहाँ पे तीसरी इमरजेंसी लगाई जाती है। थर्ड प्रोक्लेमेशन जून 1975 में लगता है ऑन द ग्राउंड ऑफ इंटरनल डिस्टर्बेंस। और ये सेकेंड जो है, सेकेंड कंटिन्यू है, थर्ड लग चुका है, और ये दोनों सेकेंड और थर्ड दोनों जो है एक बार हटाए जाते हैं मार्च 1977 में। यहाँ पे मार्च 1977 में सेकेंड एंड थर्ड इमरजेंसी दोनों को एक साथ रिवोक किया जाता है। इससे बहुत सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, जो हमने कहा था कि एक इमरजेंसी ऑपरेशन में हो तब भी दूसरा इमरजेंसी प्रोक्लेम किया जा सकता है। अगर एक इमरजेंसी ऑपरेशन में हो और सिचुएशन ऐसा हो कि दूसरा प्रोक्लेम किया जाना चाहिए, एक इमरजेंसी ऑपरेशन में हो और सिचुएशन ऐसा हो कि दूसरा प्रोक्लेम किया जाना चाहिए, तो ज़रूरी नहीं है कि ये पहला ही कंटिन्यू रह सकता है, या फिर एक इमरजेंसी ऑलरेडी ऑपरेशन में हो तो दूसरा भी प्रोक्लेम किया जा सकता है। ये टाइमलाइन याद रखिएगा आप। अब 1977 में यहाँ पे मार्च में आपकी इमरजेंसी ख़त्म होती है, और हमने देखा था 5th लोकसभा का टाइम पीरियड भी देखा था हमने। 5th लोकसभा 1971 to 77, क्लियर है ये। अब 77 में लोकसभा डिसॉल्व होती है, इलेक्शन होता है। 78 में जनता पार्टी गवर्नमेंट जो है, जनता पार्टी गवर्नमेंट सरकार में आती है। अब इस जनता पार्टी गवर्नमेंट ने आके सबसे पहला काम किया, कहती है कि हम एक कमीशन बनाएंगे, और वो कमीशन का मैंडेट होगा कि इंक्वायरी करिए कि ऐसा क्या सिचुएशन आ गया था कि ये थर्ड इमरजेंसी जून 1975 में डिक्लेयर करना पड़ा। जनता पार्टी ने एक कमीशन बनाया जिसका नाम है शाह कमीशन। क्या नाम है? शाह कमीशन। इसका मैंडेट क्या था? मैंडेट था कि 1975 में जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है उसके सिचुएशन को इंक्वायर करना, सिचुएशन दैट वारंटेड डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। ठीक है। अब शाह कमीशन की रिपोर्ट आती है। शाह कमीशन ने कहा कि देखिए, हम ये जो 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के ग्राउंड पे नेशनल इमरजेंसी लगती है, हम इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, ये ठीक नहीं लग रहा हमको। अब इस शाह कमीशन के रिकमेंडेशन पे उस समय की जो सरकार है 1978 में 44th अमेंडमेंट लाती है, और इस 44th अमेंडमेंट से आर्टिकल 352 के ऑपरेशन में बहुत सारे सेफगार्ड्स लगाए जाते हैं, और हमने सारे को डिटेल में डिस्कस किया है पिछले क्लास और आज के क्लास में। सो ये पूरी कहानी है। अब क्लास कंक्लूड करने से पहले कुछ आपको बातें बता दो। अब आपकी जो टेक्स्ट बुक है वो एक ऑथर लिखता है, उसके पास ये लिबर्टी है कि वो किसी पार्टिकुलर गवर्नमेंट को, किसी पार्टिकुलर पार्टी को क्रिटिसाइज कर सकते हैं, एनसीईआरटी कर सकती है, सरकार कर सकती है, बट आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है, आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हैं, आप न्यूट्रल रहिए, आप अपॉलिटिकल रहिए, क्योंकि सरकारें तो आती जाती रहेंगी, देश तो आप चलाते हैं, राइट। तो जो स्टूडेंट्स लिखते हैं 1975 की इमरजेंसी के बारे में, उनसे अगर सवाल पूछा जाए और लिखते हैं, ऐसा लगता है कि उनका पर्सनल वेंडेटा हो एसएमटी इंदिरा गांधी से, लेट श्रीमती इंदिरा गांधी से। उनके आंसर्स में वो एक हेटर्ड देखने को मिलता है। आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव देना है। वो पहले तो मिसेस गांधी को नेम करते हैं, फिर उनको शेम करते हैं, फिर जिस पार्टी के हैं उनको नेम शेम करते हैं। ये नहीं करना है आपको। आपको बिना किसी पार्टी को, सिर्फ 1975 की बात नहीं, इन जनरल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी पॉलिटिकल पर्सन
को बिना नेम एंड शेम किए आपको आंसर लिखना है, विदाउट नेम एंड शेम किए आपको आंसर लिखना है। कोशिश कीजिए कि इस तरह के सवालों में आप थर्ड पर्सन में लिखें। थर्ड पर्सन मीन्स द देन प्राइम मिनिस्टर, द देन प्राइम मिनिस्टर। एंड प्राइम मिनिस्टर को भी क्यों टारगेट करना, प्राइम मिनिस्टर अकेले तो कुछ कर ही नहीं सकता, इट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर, सो द देन गवर्नमेंट, क्लियर है, द देन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू डू दिस, द देन गवर्नमेंट डिसाइडेड टू दिस। कोई जरूरत नहीं है किसी पार्टी को निगेटिव में दिखाना, किसी पर्सन को निगेटिव में दिखाना। अगर कुछ बहुत पॉजिटिव है तो आप नाम लिख दीजिए, बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन निगेटिव लाइट में तो आप किसी भी, चाहे आज के प्राइम मिनिस्टर हो या कभी के, कभी मत दिखाइए। कोई अगर मान लीजिए कि इलेक्टोरल रिफॉर्म पे कोई सवाल आता है और आपको कहना है कि देखिए बहुत सारे क्रिमिनल इंसिडेंट्स अभी हुए हैं, रेप के थ्रेट्स हुए हैं, बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं न्यूज़ में, स्टिल आप नहीं लिख सकते किसी पार्टिकुलर एमएलए और एमपी को नेम आप नहीं कर सकते। यू कैनॉट नेम, यू कैनॉट शेम, उस पार्टिकुलर एमएलए एमपी, उसकी पार्टी को भी नहीं लिख सकते। आप लिखिए ना रिसेंट इंस्टांस ऑफ अ पॉलिटिशियन फ्रॉम सर्टेन पार्टी, खत्म। ये कोई आपका बायस नहीं दिख रहा है। बट आप जब आंसर लिखते हैं और लिखते हैं लेट श्रीमती इंदिरा गांधी को, जब आप ऐसा लगता है कि आपकी पर्सनल खुन्नस है, हालांकि आपका पर्सनल खुन्नस नहीं है, वो आपको पढ़ाया गया। सो अवॉइड दिस काइंड ऑफ थिंग्स, ये एटीट्यूड एग्जाम के लिए सही नहीं है। इसके साथ हमारा नेशनल इमरजेंसी खत्म होता है। प्रेसिडेंट रूल कल लेंगे या परसों लेंगे, आपको टेलीग्राम पे हम अपडेट कर देंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।